जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने साइंस वाले सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो साइंस का जो सेशन रहेगा यह मुख्यतः आपके सभी प्रकार के एग्जाम पर रहेगा आधारित, क्योंकि अधिक से अधिक आपको एलपी और टेक्नीशियन, उसके साथ ग्रुप डी और फिर एनटीपीसी या इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन आप तो इसको किसी भी जो है कि साइंस को, बेसिक नॉलेज को आप किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, तो आप लोग के लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को किन दो तत्व के बीच में रखा गया है। तो आप देखिएगा, आपको यहां पर याद या क्वेश्चन है या नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको हम इस चीज से अवगत करा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या कहता है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। क्योंकि आपको सिर्फ रटने से नहीं होगा, आपको मान लीजिए कि अगर हम 15 फास्फोरस का याद रखे हैं तो फास्फोरस के इधर वाला और इधर वाला भी याद रखना पड़ेगा। और इस तरह से आपको इधर से इधर वाला याद करते करते आप 1 से 30 तक जब सीरियली याद कर लेगा तभी आप अगल वाला को बता सकते हैं। कि जैसे आप लोग पता होगा कि आपके गांव में मान लीजिए कि आपके टोला में 40 घर है, तो आप 40 घर का इमेज आपका बना होगा माइंड में, आप रटे नहीं होंगे लेकिन आपका इमेज बन गया होगा कि हाँ फलना के घर में बगल में चिल्ला का घर है, उनके दायां साइड में उनका रोड है, उनके उधर से घुसता है घर और उसके भी उधर से वो गेट उसका खुला हुआ है, उसके बाद फिर उसका घर है, फिर उसका घर आप बता सकते हैं। तो आप जब पढ़ने के लिए जब आप उतरे हुए मैदान में, तो क्या आप परमाणु संख्या 1 से 30 तक नहीं याद करवा सकते हैं? यानी कि आप फालतू का चीज याद माइंड में हो गया है देखते देखते, लेकिन आपको जिससे नौकरी लगेगा, जिससे आपको समाज में इज्जत मिलेगा और जिससे आपको जो है कि बहुत अच्छा जिंदगी आप जिएगा, आगे चल के एक नया जिंदगी शुरू कीजिएगा, तो उसके लिए आप 1 से 30 तक जो है कि आप परमाणु संख्या एकदम किसी को भी दबा के बोलिएगा, आप वैसा टैलेंट लाइए। आप 1 से शुरू कीजिए 30 तक, उसका मुख्य याद कर लीजिए, कम बन जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जो है इसके जो है कि किन किन दो तत्व के बीच में है। तो सबसे पहले सिलिकॉन का परमाणु संख्या बताइए, कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। और आप लोग को बता दे कि परमाणु संख्या को जो डिनोट करते हैं वह आपका जेड से करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, सल्फर का 14 और 14 के पहले होता है 13 और 13 का एल्युमिनियम होता है। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। और 14 के बाद होता है 15, 15 होता है फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। पी से सिलिकॉन का 14। हाँ, सिलिकॉन का 14 होता है, सिलिकॉन से होता है ना। हाँ, सिलिकॉन का 14, ऐसे सल्फर होता है, कोई बात ना, सही बोले। तो एल्युमिनियम का हो गया 13 और 14 हो गया सिलिकॉन का। अब फास्फोरस का हो गया 15। पी से फास्फोरस याद रखिएगा, पी से पोटेशियम नहीं बनाइएगा, पोटेशियम के से होता है। पोटेशियम किससे होता है? के से होता है, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। तो याद रखिएगा कि सल्फर सिलिकॉन का हो गया 14 और सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार के अर्धचालक के रूप में काम करता है। जर्मेनियम भी अर्धचालक के रूप में काम करता है। और जो यह फास्फोरस होता है, फास्फोरस में से याद है कि लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस दो तरह का होता है। और लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग करते हैं माचिस में। किसमें करते हैं? माचिस में करते हैं, आपके तिल्ली के रूप में। वहीं सफेद फास्फोरस को हम लोग किस में रखते हैं? जल में। किस में रखते हैं? जल में रखते हैं। और आप लोग को पता है कि एक होता है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और इस 11 यानी सोडियम को जो रखते हैं हम लोग केरोसिन तेल में। किस में रखते हैं? बहुत बच्चा कंफ्यूज करते होंगे कि सोडियम को जल में रखते हैं कि केरोसिन में रखते हैं। तो आप लोग को हम जुगाड़ भी दे चुके हैं पहले, और फिर से बता देते हैं कि सोडियम में 4 अक्षर होता है और केरोसिन में भी 4 अक्षर होता है, यानी कि 4 बराबर 4। यानी कि सोडियम को केरोसिन तेल में, और इधर आपका सफेद फास्फोरस कुछ भी रहे इसको हम जल में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? जल में डाल देंगे। और इस दोनों के बीच में आता है 12 होता है किसका? तो आप लोग बताइए, 12 मैग्नीशियम का। 12 मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का, यानी Mg हो गया 12। और ये जो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका जब डबल कीजिएगा 11 दूना 22, तो 22 इसका द्रव्यमान संख्या नहीं होता है, द्रव्यमान संख्या इसका 23 होता है। कितना होता है? 23। यानी आणविक द्रव्यमान जब निकालिएगा तो उसमें आपको 23 द्रव्यमान लेके चलना पड़ेगा सोडियम का, तभी आंसर पूरेगा। 22 लीजिएगा तो नहीं पूरेगा। ये जो है कि अंतर कर देगा जो है कि एग्जाम में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। 1 हो गया हाइड्रोजन का, 2 हो गया हीलियम का, 3 हो गया लिथियम का, 4 हो गया बेरिलियम का, 5 हो गया बोरोन का, 6 हो गया कार्बन का, 7 हो गया नाइट्रोजन का, 8 हो गया ऑक्सीजन का, 9 हो गया फ्लोरीन का, और 10 हो गया आपका किसका? 10 हो गया किसका?
10 नियोन, नियोन 10 हो गया, और 11 हो गया सोडियम, 12 हो गया मैग्नीशियम, 13 हो गया एल्युमिनियम, 14 हो गया सिलिकॉन, 15 हो गया फास्फोरस, 16 हो गया सल्फर, और 17 हो गया क्लोरीन, 18 हो गया ऑर्गन, 19 हो गया पोटेशियम, और 20 हो गया क्या, कैल्शियम। 20 हो गया कैल्शियम। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग को बता दे कि यह जो सिलिकॉन तत्व है यह हमारे भूपर्पट्टी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? भूपर्पट्टी में पाया जाता है। और आप लोग को पता है कि हमारे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है। हमारे भूपर्पट्टी पृथ्वी के जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में जब पृथ्वी वगैरह पढ़ने लगेंगे यानी भूगर्भ पढ़ेंगे, यानी तो याद रखिएगा कि पहले हम लोग भूपर्पट्टी पढ़ेंगे। भूपर्पट्टी जो ऊपर वाला जिस पे हम लोग चलते हैं इसको भूपर्पट्टी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो 46% के अप्रॉक्स होता है। कितना परसेंट? 46% ऑक्सीजन होता है। वहीं जब हम बात करते हैं आपका सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन जो होता है हमारे भूपर्पट्टी में वो होता है 27.72। कितना होता है? 27.72% होता है। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। आपका एल्युमिनियम जो होता है लगभग 13%। कितना होता है? 13%। तो सुनिएगा यहां से क्वेश्चन क्या आएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? ऑक्सीजन। अगर पूछे कि हमारे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में अर्धचालक तत्व के रूप में कौन मिलता है? तो सिलिकॉन। कौन मिलता है? और सिलिकॉन का परसेंटेज भी याद रखिएगा एग्जाम में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु रहती है, सुनिए क्वेश्चन फिर से, हमारे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु रहती है? तो धातु में एल्युमिनियम मारेंगे। क्या मारेंगे? एल्युमिनियम। तब उसमें ऑक्सीजन नहीं चलेगा। ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस तत्व है। अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। आपका जो है कि अगर अर्धचालक पूछे तो सिलिकॉन, अगर धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम, धातु पूछे तो एल्युमिनियम। आप लोग ऐसे याद रखेगा तो अच्छा से काम हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जानवर जो होते हैं या फिर अपने बच्चे को जो जन्म देते हैं, आप लोग को पता होगा कि संसार में लगभग 3 प्रकार के जंतु मिलते हैं। यानी कि अपने बच्चे को या अंडा वगैरह जो जन्म देते हैं, यानी अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तो जो है कि लगभग 3 प्रकार के जंतु मिलते हैं। 3 प्रकार में से आप लोग को पता है कि एक प्रकार जो होता है वह जो है कि अंडे को जन्म देता है। कुछ जंतु जो होता है वो अंडा को जन्म देता है, और कुछ जंतु जो होता है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। देता है नहीं देता है? जैसे आप गाय को देख लीजिए, गाय का बच्चा हो गया या मनुष्य का बच्चा हो गया, वो एक प्रकार के बच्चे को ही डायरेक्ट जन्म दे रहा है। तो एक कैटेगरी ये हो गया। दूसरा कैटेगरी अंडा। अब मान लीजिए कि मुर्गी जो अंडा देती है वो आपका बच्चा देती है कि अंडा देती है? अंडा। ऐसे भी क्वेश्चन में बोल दिए कि अंडा देती है, तो इसका मतलब अंडा दे रही है। तो सुनिएगा, एक हो गया अंडा। लेकिन एक और कैटेगरी मिलती है आपके जानवर के रूप में जो कि अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देती है। अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देती है। अर्ध विकसित का मतलब यह है कि वह पूरी तरह से बच्चा विकसित नहीं है। जैसे मनुष्य ने जो बच्चा को जन्म देता है वह लगभग सिर्फ पोषण के लिए जो है कि आवश्यकता होती है, और बाद बाकी सब अंग उसमें जो है कि निहित होती है। लेकिन आप लोग को पता हो जैसे गाय का अपना बच्चा को जन्म देती है, तो गाय में लगभग बच्चों में हर एक चीज होता है, सिर्फ उसको पोषण की आवश्यकता होती है, उसको खाना। तो याद रखिएगा कि आपको जो है कि 3 प्रकार का जो है कि पशु या जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं, जो एक प्रकार का अंडे देते हैं, एक प्रकार से बच्चे को जन्म देते हैं, और एक प्रकार से अर्धविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहां से हमको ये याद नहीं करना है, हमको याद यह करना है कि वे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, वे जीव जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, और वे जीव जो अर्धविकसित बच्चे को जन्म देते हैं आखिर उनको कहते क्या है, कौन सा जानवर क्या करते हैं वो याद नहीं करना है, याद वो बाद में करेंगे, लेकिन आखिर उसको कहते क्या है वो चीज हमको याद रखना है। तो आप लोग को हम यहाँ पर याद करवा देंगे, अभी का अभी, आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस आप लगातार मेरे साथ बनकर रहिए। तो आप लोग को बता दे कि जब आप अंडा खाते होंगे, यानी कि जो जीव जंतु अंडा को जन्म देती है, तो आप लोग को जुगाड़ देते हैं पहले कि अंडा वाला को क्या कहते हैं, आपको याद करवाते हैं। तो आप लोग को पता है कि जब आप अंडा खाते होंगे या फिर आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि अंडा जो है वह सबसे अधिक
प्रोटीन का जो है कि आहार है, यानी कि अंडा खाने से मनुष्य को प्रोटीन मिलता है। या फिर आप लोग को पता है कि अंडा का जो उजला वाला भाग होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, आप लोग याद करते होंगे। तो इसका मतलब है कि अंडा खाने से हमको प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। बस काम बन गया, आप याद कर लिए। यानी कि अंडा, वैसे जीव जंतु जो अंडा को जन्म देती है उसको हम लोग प्रोटोथीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोथीरिया कहते हैं। अब बताइए, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? यानी कि अंडा को जन्म देता है तो उसको प्रोटोथीरिया, क्योंकि अंडा बहुत मात्रा में उपयुक्त होता है प्रोटीन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। आप याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि अंडा को जो जन्म देता है, यानी कि अंडा में प्रोटीन मिलता है, यानी प्रोटोथीरिया हो गया। क्या हो गया? प्रोटोथीरिया हो गया। अब बात करते हैं बच्चा को जो जन्म दे रहा है। आप लोग को पता है कि गाय, हम लोग क्या करते हैं कि जब गाय जो है कि जन्म देने वाली रहती है तो हम लोग जो है कि 2-4 दिन पहले से उनको जाकर देखते हैं कि रात में कि जन्म दे देगा तो फिर जो है कि बच्चा को संभालना पड़ेगा, या फिर जो है कि कब दे देगा नहीं देगा उसके पीछे हम लोग एक आदमी को जो कि हमेशा छोड़ते हैं कि आपका काम है कि गाय कब बच्चा दे देगी नहीं दे देगी, आप कम से कम हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी एक बच्चा को भी वहां पर हम लोग नियुक्त करते हैं कि तुमको देखते रहना है कि गाय कब बच्चा दे रही है। तो आप लोग को बता दें कि चाहे मनुष्य का बच्चा रहे या आपको पता है कि वह गाय का बच्चा रहे, तो वह जो है कि पूर्ण बच्चे को जन्म देता है, अर्थात बच्चे को जन्म दे रहा है। तो इसका मतलब वह लेट बच्चा देने में नहीं करता, वह यूं बच्चा दे देता है। नहीं करता है आदमी लोग कि अरे अभी जाओ, यूं जाओ यूं आओ, यूं जाओ यूं आओ, यानी कि अब अच्छा रुकिए, नहीं पता कि तुम इबला काम कर लेना, तो बोलता हाँ भैया हम यूं जाते हैं यूं आते हैं। इसका मतलब है कि आदमी का बच्चा रहे या गाय का बच्चा रहे, अर्थात जो बच्चे को जन्म दे रहा है वह यूं जन्म दे रहा है। किस तरह दे रहा है? यूं जन्म दे रहा है, यानी कि यूथीरिया। क्या मानना है? यूथीरिया, यानी ये थीरिया लगाना है, ये समझ में आया? यानी कि अंडा खा रहे प्रोटीन मिल रहा है, यानी प्रोटोथीरिया। अब बच्चा रहे तो आपका यूं बच्चा जन्म दे रहा है, यानी यूथीरिया। क्या हो गया? यूथीरिया। और एग्जाम में आपको यही 3 तरह का रहता है, और आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, आपको हम जुगाड़ दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। और एक ठो जो बच गया जो है कि ये जो अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है, तो अर्धविकसित बच्चा का जो जंतु जन्म देता है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बाद में चल के करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? तो याद रखिएगा, यानी इसको मेहनत करना पड़ता है। तो याद रखिएगा इसको मेटाथीरिया। क्या याद रखिएगा? मेटाथीरिया। क्या याद रखिएगा? मेटाथीरिया। यानी जब आप ये दोनों भी अच्छा से याद कर लिएगा तो ये ऑप्शन का छटा जाएगा, ये ऑप्शन आपका छटा जाएगा, आप याद रखिएगा। यानी अंडा प्रोटोथीरिया, बच्चा यूथीरिया और अर्धविकसित मेटाथीरिया। अर्धविकसित मेटाथीरिया। तो आप लोग को हम एक आगे उदाहरण दे देते हैं, आप याद रखिएगा। जैसे आप लोग को पता है कि अंडा का जो जन्म देता है, जैसे आप लोग को पता है एकेडिना का नाम सुने होंगे, एकेडिना हो गया, पैलेटिपस का नाम सुने होंगे। ये आप लोग को उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं, अंडा का जन्म देने वाला बहुत जीव है, लेकिन आप लोग को ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा जानवर अंडे को जन्म देता है, तो एकार्डिना रहेगा या पैलेटिपस रहेगा। और आप लोग को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पहला पैलेटिपस पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पहला पैलेटिपस पार्क का उद्घाटन किया गया है, आप लोग को पता है। और अगर हम बात करते हैं बच्चा का, तो बच्चा का आप सबसे बेस्ट उदाहरण मनुष्य ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मनुष्य ले सकते हैं। और अर्धविकसित बच्चे का जन्म आप सबसे बेस्ट कंगारू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कंगारू ले सकते हैं। और आप लोग को बता दें, कंगारू अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है, यानी उसका बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, यानी कि आपका आधा विकसित में ही जन्म दे देता है। और याद रखिएगा, कंगारू के पास एक विशेष प्रकार का पेट में थैली होता है, पेट में थैली होता है, आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे। कंगारू का जो है कि थैली जो होता है, इस थैली का नाम है मार्सिलिया। क्या नाम है? मार्सिलिया। याद रखिएगा, कंगारू के थैली को मार्सिलिया कहा जाता है। और उसी में जो है कि देखते होंगे बच्चा बाहर में रहता है, जब उसको डर भय लगता है शर्ट से जाकर उसमें घुस जाता है और उसे उलटने लगता है। इसका मतलब है कि वह मार से डरने लगा, यानी मार्सिलिया। कंगारू के थैली का नाम है मार्सिलिया। और कंगारू को जो है कि कंगारू जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जो है कि आपका जीव है, राष्ट्रीय जीव है। याद रखिएगा, यह पशु है आपका कंगारू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप
लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्यता वाला धातु सोना है। कौन सा है? सोना। और सोना का परमाणु संख्या आपको याद करवा देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे, अगर क्वेश्चन पूछे सोना का संकेत Au, सोना का संकेत Au होता है और इसका लैटिन नाम ओरम होता है। इसका लैटिन नाम ओरम होता है। और आप लोग को बता दे कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है और साथ ही साथ सोना सबसे अधिक अगाध वर्धनीय होता है। अगाध वर्धनीय होता है। और आप लोग को बता दे सोना का जो है, सोना का प्रभाव हमारे ऑक्सीजन का किसी प्रकार का नहीं करता है। यानी सोना एक प्रकार का जो है वह आपका संचारण उसका नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम सोना को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो इसका संचारण नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें जंग वगैरह या इसमें धब्बा वगैरह नहीं लग सकता है। इसमें धब्बा नहीं लग सकता है, यानी इसका संचारण नहीं होता है वायु में। आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि ये जो सोना होता है, ये जो सोना होता है इसका परमाणु संख्या होता है कितना? तो 79 होता है। कितना होता है? 79, 79 होता है ना। 79 हो गया सोना का, 80 हो गया पारा का, 80 हो गया पारा का। और आप लोग को पता है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। वहीं पर आपको इसको सफेद स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं जो है कि प्लेटिनम को। इसका परमाणु संख्या 78 होता है। कितना होता है? 78 होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं टंगस्टन का तो 74 होता है। टंगस्टन का कितना होता है? 74 होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं चांदी का, Ag का 47। और याद रखेगा ये जो चांदी है, यह आपका चांदी जो है यह आपका विद्युत का जो है कि सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। और आप लोग को पता है कि ये जो सोना है, यह सोना का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करती है। और कर्नाटक जो है कि इसका उत्पादन लगभग 98% करता है। ऐसे कोनो बुक 80% से ऊपर लिख देता है। लेकिन अगर आप लूसेंट पढ़िएगा तो लूसेंट में कर्नाटक अकेले 98% उत्पादन सोना अकेले करता है। और कर्नाटक के अंदर में आप लोग को पता है सोना की दो खान, एक है कोलार की खान, और दूसरा खान का नाम है हट्टी की खान। कोलार की खान और हट्टी की खान जो है वह आपका सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वही तांबा के उत्पादन के लिए आपका खेतड़ी है। तांबा के उत्पादन के लिए खेतड़ी है आपका राजस्थान में। लेकिन तांबा का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करती है। कौन करती है? मध्य प्रदेश करती है। और तांबा का जो लैटिन नाम है वो क्यूप्रम है। वह क्या नाम है? क्यूप्रम है। और आप लोग को बता दे कि चांदी जो है, चांदी जो एकमात्र तत्व है जो कि आपका सबसे अधिक क्या है? विद्युत एवं उष्मा का सबसे अधिक चालक है। विद्युत एवं उष्मा दोनों का सबसे अधिक चालक जो है वो चांदी है। और आप लोग को बता दे अगर पूछे कि आपका हीरा की खान भारत में कौन सी प्रसिद्ध है, तो हीरा की खान पन्ना है। हीरा की खान पन्ना है और पन्ना मध्य प्रदेश में है। लेकिन हीरा अनुसंधान संस्थान आपका सूरत में है। हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हीरा जो चमकता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मनुष्य के आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल चोर्ड से उत्पादित होती है। याद रखिएगा कंपन के द्वारा। किसके द्वारा? कंपन के द्वारा। यानी कोई भी जगह जब ध्वनि निकल रही होती है तो समझिएगा वहां पर जरूर कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए बच्चों में आप साइकिल का घंटी बजाते होंगे दबा के, तो अंदर में देखते होंगे कि कभी इधर से इधर जा रहा है, कभी इधर से इधर आ रहा है। यानी कि वहां पर आपका जो है कि घंटी जो हो रहा है वह कंपन के द्वारा होता है। कंपन का मतलब होता है एक दूसरे की जगह टकराना। और हम लोग जो आवाज निकाल पा रहे हैं या भी जो वॉइस निकाल पा रहे हैं यह भी एक जगह पे आपका टकरा रहा है। और जहां से हम ध्वनि निकाल पा रहे हैं, हमारे गले से जहां से ध्वनि निकल रही है, हम जहां से ध्वनि निकाल पा रहे हैं उसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। और उस वॉइस बॉक्स का नाम है लिरिक्स। क्या नाम है? लिरिक्स। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि एक लिरिक्स सुनाइए यानी गाना सुनाइए, यानी लिरिक्स निकल रहा है। वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स जो होता है वह गलों में होता है जो कि ध्वनि निकालने का काम करती है। और ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। लेकिन ध्वनि के प्रबलता के स्तर को फोन संख्या में व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा। और डेसिबल जो है वह ध्वनि का मात्रक होता है। आप लोग को पता है। और ध्वनि जो है वह एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग
है, क्योंकि ध्वनि में ध आ रहा है और अनुदैर्घ्य में भी आपका ध आ रहा है। और जो प्रकाश होता है और प्रकाश तरंग जो होता है वो आपका कैसा तरंग होता है, तो वो आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा तरंग होता है, यानी कि अनुप्रस्थ में प आ रहा है, प्रकाश में प आ रहा है। और ध्वनि तरंग में जो है कि ध आ रहा है, इधर आपका अनुदैर्घ्य आ रहा है, यानी उसमें भी ध आ रहा है। आप जुगाड़ से याद रखिएगा, हो जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा वही बोला जो रोजे रोजे बोल रहे हैं, हाँ वही बोला, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग भखड़ा चूना भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को पता है कि ये इसमें पानी नहीं है, यानी कि बिना बुझा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब हम जल वाला लिखते हैं COH का होल 2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और CaO जो भखड़ा चूना कहते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। साथ में इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी है, यानी ये स्लिप कर जाएगा, स्लिप हो जाएगा, यानी सलेक्ट लाइम। सलेक्ट लाइम आप लोग को हम जुगाड़ दिए थे, जो लगातार रहिएगा उनको फायदा होना ही होना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि हम कल भी बताए थे कि इसमें पानी दिख रहा है, यानी वो स्लिप करेगा पानी का चीज, इसका मतलब इसको सेलेक्ट लाइम। जब ये पानी वाला सेलेक्ट लाइम हो गया तो ये सूखा वाला सोडा लाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडा लाइम हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हृदय में जो मांसपेशियां रहती है वो किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? तो हृदय जो होती है उसमें बेलनाकार मांसपेशी, बेलनाकार मांसपेशी होता है। और बेलनाकार नाम का जो लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार, अच्छा बेलनाकार यानी अबे, बेलनाकार यानी अबे, यानी कि अबिंदुता बीमारी को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको एक बार हम जुगाड़ दे देते हैं, फिर से आपको ट्रिक देते हैं। नी नोरसी का नी, दो एक का उ, देऊ, नी देऊ, जो बुआ का जबा, और ओ बुए का अबे, ओ बुए का अबे, यानी ये 4 प्रकार का रोग होता है। चारों का जुगाड़ चारों में छुपा हुआ है। यानी कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करते हैं, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर करते हैं, जरा दूरदर्शिता को बाइफोकल लेंस से दूर करते हैं, और बिंदुकता को बेलनाकार लेंस से दूर करते हैं। और याद रखेगा, ट्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, रतौंधी हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, ये सारा का सारा बीमारी आंख का है। सारा का सारा बीमारी काम किसका है, आंख का। और याद रखिएगा, आप जो ट्रेकोमा को देख रहे हैं, आप जो ट्रेकोमा को देख रहे हैं उसको हम लोग रोहा के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि रोहा किस अंग की एक बीमारी है, तो मारिएगा आंख का। क्या मारिएगा, आंख का। आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा दोबारा आया है, अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, अंडर। क्या कहते हैं, अंडर। या फिर अगर उसको थोड़ा स्टाइलिश भाषा में देगा हार्ड लेवल में, तो आप अंडा यानी प्रोटीन, प्रोटीन यानी प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। और यू बच्चा को जन्म देता है, यू बच्चा यानी यूथीरिया। अब बच्चा है वो कौन, तो मेटाथीरिया। मेटाथीरिया यानी मो से मेहनत, मेहनत यानी अर्धविकसित बच्चा यानी कंगारू। कंगारू थैला का नाम जो है, थैली का नाम मर्सिलिया। क्या नाम है, मर्सिलिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो आप लोग को हम बार बार बताते हैं कार्बन के 4 अपर रूप, कार्बन के 4 अपर रूप। 4 अपर रूप में से एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, उसके बाद आप लोग को पता है एक फुलेरिन होता है। क्या होता है, फुलेरिन होता है, और एक ग्रेफिन होता है। क्या होता है, ग्रेफिन होता है। उसके बाद चाहे तो चारकोल भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चारकोल भी उसका जो है कि अपर रूप है, चारकोल। ठीक है, चारकोल। तो याद रखिएगा, ये जो फुलेरिन है, ये फुलेरिन एक ऐसा जो है कि अपर रूप है आपका जो है कि कार्बन का, जो कि आपका फुटबॉल के आकृति का होता है। कैसा होता है, फुटबॉल के आकृति का होता है फुलेरिन। याद रखिएगा, यानी फो से फुटबॉल, फो से फुलेरिन होता है, याद रखिएगा। और हीरा जो होता है वह आपका विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक। वहीं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। क्योंकि आप लोग को बता दे, जब आप बचपन में आपको सलाह दी जाती होगी कि आपके बच्चे का राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, उनको कलम से नहीं लिखने दीजिए, आप उसको पेंसिल का प्रयोग करने के लिए बोलिए। तो इसका मतलब है वो जो
पेंसिल से आप लिखते होंगे ना बचपन में, छील छील के ऐसे करके छील के लिखते हो, जो निकलता होगा गोब इस तरह से, जो है कि नुकीला भाग, तो वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट का होता है। और उसमें जब आप करंट को पैदा करवाइए, करंट जब उसमें प्रभावित करेगा तो करंट उसमें आ जाता है, करंट उसमें आ जाता है। यानी कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है और हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक। समझ में आ गया? आप याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि ये जो फ्लोरीन होता है ये फुटबॉल की तरह, और ग्रेफीन जो होता है वह आपका कार्बन का प्ररूप है। और भारत के अंदर में पहला ग्रेफीन सेंटर केरल में खुला है। कहां में खुला है? केरल में। आप लोग को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कार्बन का परमाणु संख्या 6, कार्बन का परमाणु संख्या 6। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। सही बात है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आपन जो होते हैं वो आपको ढीले आपन होने के कारण किसको प्रभावित होने देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को। किसको देते हैं? इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि हम पढ़े अभी तुरंत की ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और पढ़ते हैं कि इस तरह का हम पेंसिल बनाए, पेंसिल को गोब के इस तरह का हम पतला भाग बनाए, इसे हम लिखने का प्रयोग किए। तो इसका मतलब है कि इसमें ढीला ढीला इलेक्ट्रॉन है, तभी तो जो है कि इसमें धारा प्रभावित हो रहा है। आपको शुरू से बताया है कि इलेक्ट्रॉन का जब प्रभाव होता है तभी हम लोग धारा का प्रभाव संभव बना सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या आवेश के स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्युत धारा संभव है। विद्युत धारा संभव है। इसीलिए आप लोग को एक सूत्र बताते हैं, आवेश बटे समय। क्या बताते हैं? आवेश बटे समय। यानी कि आवेश के प्रति सेकंड प्रभावित दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी आवेश का कूलम, समय का सेकंड, यानी कूलम पर सेकंड विद्युत धारा का हो गया। आप लोग को ये सब चीज हम जो है कि बार बार इसलिए बताते हैं कि आपका दिमाग फास्ट काम करे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फिजिक्स के क्षेत्र में कौन सी प्रक्रिया एक सतही घटना है? तो एक सतही घटना वाष्पीकरण है। कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पीकरण है। जैसे आप लोग को पता है कि आप जब बचपन में पिकनिक मनाने के लिए जाते होंगे तो आप लोग खेत सब में जो है कि चूल्हा बनाते होंगे, उसमें चावल देते होंगे और पानी देते होंगे, तो वह सतह पर रख के आप कर रहे हैं और वहां से हीट देने के बाद पानी उड़ जाता है ऊपर में, तो इसका मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है एक प्रकार का सतही घटना है। कैसा घटना है? सतही, यानी सरफेस पर से हम उसको उड़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है, अगला क्वेश्चन, कौन सा श्वसन एक ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O के पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपको बता दे कि श्वसन जो होता है वह दो प्रकार का, श्वसन कितने प्रकार का? दो प्रकार का श्वसन होता है। और श्वसन जो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो आप लोग को बता दे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है उसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और पूरा श्वसन जो होता है वह आपका दो भाग में होता है। और ये देखिए, श्वसन को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया जो संभव होती है वह दो प्रकार से संभव होती है। एक होती है निश्वसन और एक होती है बाह्य श्वसन। एक क्या होती है? बाह्य श्वसन। यानी कि एक बार हम लोग अंदर लेते हैं और एक बार बाहर छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम अंदर लेते हैं, हम पहले आज को तोड़ के बताते हैं, जब हम अंदर इसको लेते हैं तो इसमें कितना समय लगता है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो इसमें कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा कि अंदर लेने में हम लोग 60 से अंदर खींच लेते हैं, यानी 2 सेकंड में। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में। और बाहर जो छोड़ते हैं वो 3 सेकंड में। कितना सेकंड में? 3 सेकंड। यानी कि टोटल मिला के 5 सेकंड में एक श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन श्वसन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसका मतलब यहाँ पर जो हम संपन्न करवाइए 5 सेकंड वाला, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में करवाए। और जो शरीर के अंदर में भी श्वसन होता है आपका एटीपी वगैरह तोड़ने में, तो वहां पर अनॉक्सी श्वसन होता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता है, फिर भी वहां पर श्वसन होता है। तो याद रखिएगा वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो मेरा क्वेश्चन अब समझिएगा, आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के मदद से कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज छोड़ने में तो वह हो जाएगा आपका अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन? ऑक्सी श्वसन। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, जब लिटमस विलयन न तो अम्ल, अच्छा क्वेश्चन समझिएगा, एग्जाम में आता है, हड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा। जब लिटमस का विलयन न तो अम्ल है न तो क्षारीय है, तब इसका रंग क्या होगा? अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग सुनिएगा, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, आप लोग अच्छा से जो है कि समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर लिटमस का बात कर रहा है। यहाँ पर आपको हम फास्ट एक बार लिख रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, आप लोग को पता होगा, शुरू समझ देते हैं, आपको अच्छा समझ आ जाएगा, फिर हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, फिर ब्रेक कर देंगे। तो सुनिएगा, यह पीएच स्केल जो होता है, यह पीएच स्केल जो होता है, यह किसी भी तत्व के पीएच मान को ज्ञात करने वाले एक यंत्र का नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है, इसमें से पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? यानी वैसे तत्व या वैसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा रहे। किसकी मात्रा रहे? हाइड्रोजन की मात्रा रहे, उसी का हम लोग पीएच मान ज्ञात करते हैं, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि अम्ल हम वैसे पदार्थ को कहते हैं जो कि स्वाद में खट्टा होता है और आपका हाइड्रोजन आयन H+ देता है। आप लोग ऐसा पढ़ते होंगे। तो सुनिएगा, तो पीएच स्केल का खोज याद रखिएगा 1909 ईस्वी में किया गया था सोरेनसन के द्वारा। पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन के द्वारा। और आप लोग को बता दें कि जो क्रिकेट से संबंध रखते होंगे, जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, तो याद रखिएगा 1909 में ही आईसीसी का स्थापना हुआ है। 1909 में ही आईसीसी का स्थापना हुआ है और आईसीसी का वर्तमान में मुख्यालय दुबई में है। यूएई का एक शहर है दुबई। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, लेकिन अबू धाबी में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ में है? दुबई में। याद रखिएगा, आईसीसी का मुख्यालय, और भारत के अंदर में बीसीसीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का मुख्यालय है, जहां पर हाल ही में सचिन तेंदुलकर का जो है कि स्टेच्यू लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पीएच स्केल होता है, यह आपका 0 से लेकर 14 तक कवर करता है। कहां तक कवर करता है? 0 से लेकर 14 तक कवर करता है। और इसको जो हम लोग याद करते हैं, वह 3 प्रकार का सूचक होता है। उसमें से एक होता है लिटमस पत्र, और दूसरा जो होता है वह आपका कौन होता है? तो वह आपका फिनोल्फेथिन होता है। फिनोल्फेथिन होता है। वही जो तीसरा जो होता है आपका जो है कि मिथाइल ऑरेंज होता है। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज होता है। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। तो लिटमस को जब देखते हैं तो आप लोग को पता है, आप लोग बचपन से ही रटते होंगे कि ये जो 0 से 14 तक होता है, इसको हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं, अच्छा से आप लोग समझिएगा। यानी कि पहला जो हो जाएगा वह आपका 0 से 7 तक कवर करेगा, और 7 के जो बराबर होगा वह आपका उदासीन रहेगा, यानी 0 से 7 तक अम्ल वाला आएगा। 7 के बराबर उदासीन वाला आएगा, और 7 से जो ज्यादा रहेगा वह आपका क्षारीय को करेगा, यानी 7 से 14 तक जो रहेगा वो क्षारीय को कवर करेगा। तो सुनिएगा, यानी इस तरह से आप कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग याद करते होंगे, लेकिन आज आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे, सब दिन के लिए याद हो जाएगा। तो सुनिएगा, तो ऐसे करके हम पहले इसको कर देते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर है, चाहे वो कितना हार्ड दे दे, आप बना के आ जाइएगा एग्जाम में। तो सुनिएगा, तो 0 से 7 तक जो रहता है इसको मिटा देते हैं, आप लोग ये सब याद होगा। 0 से 7 तक होता है अम्ल, 7 के बराबर होता है उदासीन, और 7 से प्लस जो होता है वो क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है और सबका कलर अलग अलग आता है, यानी सबका कलर अलग अलग। यानी कि लिटमस का अम्ल विलयन का रंग कैसा होता है? लिटमस का अम्ल विलयन का रंग कैसा होता है? और लिटमस के उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है? और लिटमस के क्षार विलयन का रंग कैसा होता है? यानी कि मान लीजिए कि हम लिटमस का एक सूचक होता है, जैसे मान लीजिए इसी तरह का एक फीता आता है, मतलब इस तरह का पट्टी आता है। जब आप इसको पानी में डुबाइएगा या फिर जब उसको खून में डुबाइएगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और चेंज होके अगर मान लीजिए उसका कलर लाल हो गया, आपको वही चीज बताएंगे कि अगर वो लाल हो जाता है तो समझिएगा कि वो जो है कि आपका उदासीन हो गया, या फिर हरा हो गया, समझिएगा वो क्षारीय हो गया। आप उसको पकड़ सकते हैं, उससे पता चलेगा कि इस पदार्थ का विलयन का पीएच मान कितना है, यानी 7 से अधिक है या कम है। तो हम अभी कलर आपको बताए नहीं है, कलर आपको यहाँ बताएंगे, उदाहरण के तौर पर बता रहे थे। सुनिएगा, तो आपको लिटमस में से ट्रिक याद रखिएगा, लीलय पानी। क्या याद रखिएगा? लीलय पानी।
आप लॉ से लिटमस पकड़ लीजिएगा, लॉ से लिटमस और इधर लीलाई पानी, यानी 1 2 3 जो बचा आप ऐसे करके इसमें एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है सीरियली। यानी पहला वाला जो आएगा लॉ, ये लॉ से अम्ल आएगा, यानी पहला अम्ल आएगा, फिर बीच वाला उदासीन लिए हैं, फिर क्षार लिए हैं, यानी कि 0 से लेकर 14 तक बढ़ते क्रम में हम गए हैं, समझ में आया। उसी तरह से यहाँ भी हम बढ़ते क्रम में सिर्फ सजा देंगे ये तीनों को, यानी यहाँ लॉ से लिखेंगे, यहाँ बॉ से लिखेंगे, यहाँ नौ से लिखेंगे। यानी यहाँ की अम्ल में देखिएगा लॉ से लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाल। यानी क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि आपका लिटमस के अम्ल विलयन का रंग कैसा होता है भैया, लाल होता है। क्या होता है लाल होता है। आप ऑब्जेक्टिव में रख सकते हैं तो आप लोग आराम से बन सकता है। वहीं देखिएगा आपका उदासीन में आते हैं दूसरा नंबर तो बैगनी, बॉ से बैगनी, बॉ से बैगनी, और लास्ट में क्षार है, क्षार देखिए क्या है, नौ से नीला, नौ से नीला। अब देखिएगा यहीं पर क्वेश्चन होता था, पहले हम क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लिटमस विलयन अर्थात ये जब लिटमस विलयन ना तो अम्ल है, ठीक है भैया, ना तो अम्ल है और ना ही क्षारीय है, और ना ही क्षारीय है, ना ही क्षारीय है, तब इसका रंग कैसा होगा। तो ना तो ये है ना तो ये है, बचा ये का ये है, ये भी बैगनी है। कैसा है, बैगनी है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसी क्वेश्चन को आगे एग्जाम में पूछ देगा कि यदि किसी लिटमस के विलयन का रंग ना तो उदासीन है ना तो क्षारीय है, तो इसका रंग कैसा होगा, लाल है। कैसा है, लाल है। आप समझ सकते हैं आराम से। ये चीज हुआ आपका कंटेंट, जो कहीं भागने नहीं देगा आपको, एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर फिक्स करवा के आएगा, और वही 1 नंबर आपको जो है कि सिलेक्शन के जो है कि आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। ये हो गया लिटमस के लिए लॉ से लीलेबोनी ट्रिक, याद रखिएगा। उसी तरह से आपको इसमें जुगाड़ देते हैं, फिनोल्फथालीन भी एक प्रकार का सूचक होता है लिटमस के तरह। मान लीजिए मेरे मार्केट में लिटमस नहीं मिला हमको पेपर, तो वहां पर फिनोल्फथालीन मिल रहा है, तो वही चीज हम उठा के लाके हम उपयोग कर सकते हैं। या ई भी नहीं मिला, ई भी नहीं मिला, तो ये मिला मिथाइल हो रहा है। अब मान लीजिए मिथाइलो मेरे मार्केट में नहीं है, हम दहाइत में रहते हैं, तब हम कौन सी करेंगे, तो तब हम हल्दी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हल्दी का, क्योंकि हल्दी भी एक प्रकार के पीएच स्केल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पादप पदार्थ का प्रयोग हम लोग लिटमस आपका सूचक के रूप में कर सकते हैं पीएच स्केल के रूप में, तो हल्दी। किसका कर सकते हैं, हल्दी, याद रखिएगा। तो और हल्दी का जब बात है तो बता देते हैं कि भारत के अंदर में 3 प्रकार के हल्दी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के अंदर में कंधमाल हल्दी, और महाराष्ट्र के अंदर में संगोली हल्दी, तमिलनाडु के अंदर में इरोड हल्दी। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से फिनोल्फथालीन, तो फिनोल्फथालीन में फ को काट लिए, तो यहां से ट्रिक बना देते हैं, फिर रंगू। क्या बनाते हैं, फिर रंगू, फिर रंगू, फिर रंगू, फिर रंगू। तो फिर रंगू में फ से फिनोल्फथालीन को सेट करवा देंगे। जैसे यहाँ पर लीलेबोनी में लॉ से लिटमस दे दिए थे, 3 को सीरियली लिख दिए थे, यहाँ पर भी फ को इसको दे दिए और ये 3 को सीरियली लिख दिया इस तरह से। तो ऐसे भी जब आप नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा कि पहला वाला जो है कि आपका अम्ल होता है, दूसरा वाला आपका उदासीन होता है, तीसरा वाला क्षारीय होता है। यानी पीएच स्केल के तहत आप जा सकते हैं, बढ़ के छोटा से बड़ा। तो रो अंशवर से रंगहीन मारेंगे। क्या मारेंगे, रंगहीन मारेंगे। और फिर रो अंशवर से फिर क्या मारेंगे, रंगहीन मारेंगे। क्या मारेंगे, रंगहीन। और गु से गुलाबी मारेंगे। क्या मारेंगे, गुलाबी। यानी यहां से क्वेश्चन उठेगा कि आपका फिनोल्फथालीन विलयन के अम्ल का रंग कैसा होता है, रंगहीन। अब फिर पूछेगा फिनोल्फथालीन के उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है, रंगहीन। फिर पूछेगा फिनोल्फथालीन के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है, गुलाबी। कैसा होता है, गुलाबी। लेकिन उस क्वेश्चन को उस आधार में पूछा है, जैसे कुछ देर पहले हम बोले थे कि यदि फिनोल्फथालीन विलयन का रंग ना तो क्षारीय है ना तो उदासीन है, तब कैसा होगा, रंगहीन। तब कैसा होगा, रंगहीन। समझ में आया कि नहीं आया। यानी आपको इस तरह से याद रहेगा, तब आराम से कवर कर सकते हैं। आइए हम आगे आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये है, तब ये है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के लिए ट्रिक बनाते हैं मी गुना पी। मी गुना पी क्या बनाते हैं, मी गुना पी। मी गुना पी में मी दे देंगे मिथाइल को, इधर 3 को लिख देंगे 60 60 60। तो सुनिएगा, गु से गुलाबी, गु से गुलाबी। अब फिर उदासीन में ना से नारंगी, ना से नारंगी, हाँ लारंगी। नारंगी को बोलते हैं, लारंगी भी बोल देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग नारंगी लारंगी समझिएगा। और बहुत आदमी जो है कि टॉर्च को टॉर्च नहीं बोलता है, बहुत आदमी टॉर्च को टॉस बोल देता है, तो आपको वही समझिएगा। अब बहुत आदमी जो है कि डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलता है, डॉक्टर बोल देता है। क्या बोलता है
डॉक्टर बोल देता है, आप लोग ऐसे समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो है कि अब बहुत आदमी बगल को बलग बोल देता है, यानी कि देखिए हकीकत में बगल शब्द है, बगल न कहते हैं मेरे बगल में वो रहता है या रहती है, लेकिन बहुत आदमी बोलता है कि इसको बलग में है, यानी ये भी सही शब्द है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो आप ऐसे कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको कवर नहीं करना है इसको। उसके बाद सुनिएगा यहाँ पर, तो मी से हो गया मिथाइल ऑरेंज, अब गो से हो गया गुलाबी, नो से नारंगी, अब पी से पीला, पी से पीला। अब बताइए आपको दिमाग में बात सेट हुआ कि नहीं हुआ? आराम से सेट हो गया होगा, यानी बस तीन वो चीज पे खेला है, लीले पानी फिरंगू अब मिगुनापी, लीले पानी फिरंगू मिगुनापी, आराम से कवर हो गया। अब इसको इधर बैठा दीजिएगा, बैठाइएगा तो ये 0 से 14 तक कवर करता है, तो 0 से 7 अम्ल होता है, ये तो सबको पता होगा, हर एक बच्चा को पता होगा, मेरे प्यारे बच्चे को पता होगा। तो जो है कि 0 से 7 तक जो है कि अम्ल होगा, उदासीन 7 के बराबर, और क्षारीय 7 से प्लस, आराम से आपका कवर हो गया। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जो है कि आराम से रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।